जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिवा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पे। साथियों मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10 के अध्याय 1 और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को लेके आया हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अधिकतर बच्चे इस चैप्टर को बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से नहीं समझ में आता। साथियों आज सारी चीजें समझ में आएंगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज हमारे साथ आप पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैथ पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बीच बीच में इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना क्लियर होने के कारण वहां पे मुश्किलें होती हैं। तो आज अगर आप इस क्लास को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ साथियों लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। ये सारी जो नंबर्स हैं इन सबको आप कक्षा 9th 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इन सबको रिकॉल करेंगे और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसका शुरुआत करेंगे। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स में डेली लाइफ में जो हम लोग वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे कि देखिए 1 2 हमारे पास 2 मार्कर हैं, तो ये हम नेचुरल नंबर्स में गिनते हैं। किसी भी संख्या को आपको 5 उंगलियां गिननी हो, 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो साथियों ये हो जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो साथियों ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं, रियल। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं में क्या होता है साथियों? सेम नेचुरल नंबर्स के समान, बस इसमें केवल जीरो ऐड हो जाता है। इसको हम लिखते हैं W से। हो जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 5 6 7 8 ऐसे बहुत ज्यादा, जिसका हम गणना नहीं कर सकते, तो उसको हम ऐसा सिंबल बना देते, बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। उसके बाद साथियों हमारा क्या आता है? पूर्णांक संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं में पूर्ण हो, जो संख्याएं स्वयं में पूर्ण हो वो क्या हो जाएंगे? अभी तक देखिए हम 0 से अनंत तक गए, 0 से अनंत तक गए। ये देखिए पूर्ण संख्या में क्या नेचुरल नंबर समाहित है। अब पूर्णांक में ये दोनों नंबर समाहित रहेंगे। तो 0 से हम गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। उसके बाद में माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 इनफाइनाइट, माइनस में 4 भी लिख देते हैं, इनफाइनाइट। तो साथियों ये हमारे क्या आते हैं? पूर्णांक संख्याएं, जो कि दशमलव में नहीं रहेंगे, स्वयं में पूर्ण रहेंगे। ये सभी संख्या इस प्रकार की होती हैं। और इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। ये संख्याएं देखिए स्वयं में पूर्ण होते हैं। ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक यहां पर। उसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्याएं। तो आप परिमेय संख्याओं की परिभाषा को बहुत दिनों से कक्षा 8वीं 7वीं सब में रटे हैं कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम भी इसे आज यही लिख देते हैं p/q के रूप में। लेकिन होता क्या है? ये जो हमारा p होता है क्या होता है? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक देखिए परिमेय संख्या में ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। पूर्णांक होना चाहिए, ये ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला क्या होना चाहिए? ये भी पूर्णांक होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, केवल शून्य को छोड़कर, केवल शून्य को छोड़कर, क्योंकि अगर शून्य रहेगा तो इनफाइनाइट बना देगा, जिसका हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। और परिमेय संख्याओं में जैसे देखिए भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं 2/5, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये हमारा एक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, क्या हो गया? परिमेय संख्या। और ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। देखिए सबके बटे में भी 1 रख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 रख सकते हैं। क्या? सारी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। ये हमारा होता है p/q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हम 2/5 नहीं लिख सकते, 6/8 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते, इस तरह से होता है साथियों। लेकिन ये जो हमारी परिमेय संख्या होती है इसमें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे ऊपर पूर्णांक होना चाहिए केवल 0 को छोड़कर। और जबकि हमारा अपरिमेय होता है तो इसमें होता है कि हम p/q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते, p/q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते वो होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन
ऐसा क्या होता है, ये देखिए, ये अपरिमेय संख्याओं को मैं बता दूं क्या होते हैं, √3 अपरिमेय संख्या है। तो आप कह देंगे इसके बटे में हम एक पूर्णांक कर दें, क्यों नहीं, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक बटे में हो गया, जीरो को छोड़कर ऊपर हो गया। लेकिन भाई ये जो ऊपर वाला है ये खुद पूर्णांक नहीं है, तो कैसे, शर्त क्या है अपरिमेय संख्या के लिए, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, केवल जीरो को छोड़कर। तो आप नीचे पूर्णांक कर दिए, लेकिन ऊपर क्या पूर्णांक है, ऊपर पूर्णांक नहीं है, इसलिए साथियों ये अपरिमेय संख्या है। √2 √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर नीचे आप पूर्णांक रख देते हैं फिर भी ये परिमेय नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर ही पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक, ये क्लियर हो गया। और साथियों जो हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में ये सारी संख्या है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हमारा जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस पर आते हैं। तो साथियों हमारा यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो इसको हम अभी समझेंगे, पहले हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, 5 से हम 16 में भाग दे रहे हैं। आप लोग बहुत सारे भाग को लगाए होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 से ज्यादा ना हो, तो 3 बार हमारा पहाड़ा जाएगा 15, शेष क्या आएगा 1, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे क्या, 3 बार हमारा जाएगा, आ जाएगा 21, क्या गया शेषफल हमारा 0। और यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको कैसे करेंगे, आप लोग तुरंत कहेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगाइए, 0 लगाइए, कर डालिए, लेकिन हमें दशमलव नहीं लगाना है। क्या करेंगे अब बताइए, इसका हम पहाड़ा क्या 0 बार पढ़ दे, हो जाएगा कि नहीं। अगर हम 1 बार भी पढ़ते हैं तो ज्यादा चला जाएगा, तो 0 बार पढ़ दें तो क्या हो जाएगा 0, आएगा कितना यहाँ पे 5। अब देखिए हमें 2 चीज दिया गया था, इससे हमारे पास 2 चीज निकल के आ गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम भाजक, इसको हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। और ये हमारा क्या है भाज्य, इसको हम a से लिखते हैं। और हमारा ये क्या है भागफल, क्या है भागफल, इसको हम q से लिखते हैं। और ये क्या है शेषफल, या आप बोल दीजिए शेष, इसको किससे लिखते हैं r से लिखते हैं। ये हमारे हो गए। अब इस चीज को आप अभी आगे थोड़ा सा समझेंगे, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, आप इससे बहुत आगे पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर भाज्य a इक्वल टू भाजक भागफल, यहाँ पर हम b को भी लिख दें, गुना भागफल, और क्या है भागफल q हमारा है, और शेषफल क्या है r। तो अगर हम इन सब चीजों को इस पे रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। हम इसे देख लेते हैं, यहां पर हम रख दें 16 को, और भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा है 5, भागफल क्या है 3, और शेषफल क्या है 1। क्या दोनों आपस में बराबर हैं। अब साथियों हम यहां पर आते हैं, क्या दिया है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू bq प्लस r, जहां r क्या है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा। अब यहां पर आपको मैं दिखा दूं, ये जो b है ये क्या होता है हमारा भाजक होता है। यहां पर शेषफल जो आया है हमेशा भाजक से छोटा आया है। अगर शेषफल हमारा भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा कि हमारा भाग अभी इनकम्प्लीट है या कोई मिस्टेक है। तो हमेशा ये जो शेषफल होता है भाजक से छोटा होता है,
b से छोटा होता है, और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 के बराबर आया है और यहाँ पर 0 से बड़ा आया है, समझ पा रहे हैं आप। और b से हमेशा हर कंडीशन में b से छोटा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी 10 से छोटा है 5, है ना, इस तरह से होता है। और ये जो प्रमेयिका है पहले से सिद्ध की हुई कथन है, अब इसके द्वारा हम अन्य सारे कथनों को सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम समझिए ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में देखिए क्या आते हैं, दो धनात्मक जो पूर्णांक हैं क्या है, पूर्णांक में क्या आएंगे, 0 से 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, माइनस में इनफाइनाइट तक। ये हमारे क्या आ जाते हैं, पूर्णांक में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब 0, मतलब यहां पर हम लिख देते हैं क्या होता है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 उसके बाद इनफाइनाइट। ये आप समझ पा रहे हैं। तो मतलब कि हमारा पूर्णांक ये जो होता है, पूर्णांक में हमारे ये सब आ जाते हैं, और पूर्ण संख्याओं में आप पढ़ चुके हैं ये आते हैं। पूरा हमारा जो भी आएगा ये भाजक कभी माइनस नहीं लिया जाएगा, ना भाजक हमारा माइनस लिया जाएगा, और ना ही हमारा कभी शेषफल माइनस आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो साथियों, तो हम इससे संबंधित कुछ सवालों को करेंगे। तो साथियों, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम गुणनखंड विषय बहुत ही बचपन से ही लगाते चले आए हैं, लेकिन आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी जानेंगे। तो आप देखिए कहेंगे कि भाई हम गुणनखंड विषय आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे निकालेंगे, आप 8 को लेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर कितना आएगा 2, फिर आ जाएगा 2 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 8 = 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। अब 34 का भी आप गुणनखंड निकालेंगे, कैसे, 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, फिर 17 एकम 17 करके काट देंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 34 = 2 गुना 17। तो यहाँ पे 2 हमारा मैच करता है, वही होता है HCF। तो यहां से देखिए ये दोनों क्या कर गए, मैच, ये और ये, तो हम HCF लिख लेंगे, HCF 8 34 कितना हो जाएगा, 2। दोनों का HCF क्या आ गया, 8 34 का 2 आ गया। हम देखिए इतने आसानी से निकाल लिए, जो कि हमारा बचपन का विधि है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों उपयोग करें, उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं वहां पे इस तरह हमारा जो गुणनखंड निकालना हो जाता है कठिन और मुश्किल, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, पहले आपको छोटे सवाल में बताते हैं, उसके बाद बड़े में करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको तो मैं थोड़ा मिटा ही सकता हूं अब, ठीक। अब लेंगे आप क्या, जो इसमें से छोटा होगा, छोटा कौन है, ये देखिए छोटा है 34 से, तो आप इसको 34 से 8 से क्या देंगे, 34 में भाग, जो छोटा होता है उससे भाग देते हैं बड़े वाले में। ये 34 हमारा क्या है, बड़ा है, तो 8 का पढ़ना पड़ेंगे, कितना होता है, 8 चौक कितना होता है 32, यहां पर क्या बचा 2। अब ये जो 2 हमारा शेषफल बचा, इस तरह फिर ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या 8 को ले जाके इसके बीच में शिफ्ट करेंगे, ठीक। क्या हो गया, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए, 4 बार पढ़ेंगे 8 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0। और जब तक शेषफल नहीं आता है तब तक आप इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और यहां वाला बीच में लाते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से लगता है। अब इसका स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किस तरह लिखते हैं, ये देखिए हमारा क्या होता है, भाज्य, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, भाज्य क्या है हमारा 34, तो 34 को लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या, ये क्या हमारा भाजक, भाजक हमारा क्या है 8, भागफल क्या है 4, भागफल देखिए क्यों, ये हमारा भागफल है, इसी के अनुसार हम सबको रखेंगे, क्या आ गया भागफल हमारा 4, और शेषफल क्या था 2,
ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसी तरह आप बोर्ड में लगाएंगे, इसको करने के बाद आप इस स्टेप को लिख देंगे। यहाँ पर क्या हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भाज्य क्या है 8 और यहाँ पर क्या है भाजक 2 और शेषफल क्या है 0। नहीं, यहाँ पर क्या है भागफल क्या है 4 और शेषफल क्या गया 0। तो यहाँ पर ये जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ, जहां पर जिसकी गुणा करने पर शेषफल 0 आ जाता है। ये क्लियर हुआ। अब साथियों इसको हम हल करेंगे किस तरह से, देखिए इसमें से छोटा कौन है, ये छोटा है, तो हम बड़े वाले को बीच में रखेंगे 19, 27 और 14, 57 को। अब इसको कितने बार, एक बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 1457, घटा लेंगे कितना आएगा 0 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, ठीक है ना। अब इसको ये जो हमारा भाजक था इसको भाज्य बना देंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा 1457। अब देखिए जो 47 470 है इससे करेंगे, इसमें भाग कितने बार जाएगा 3 बार, आ गया 0, 21 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में 4 3 हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4, ये हो गए 0। अब देखिए जो इसका भाजक था इसके लिए क्या होगा भाज्य होगा, इसको हम बीच में लिख लेते हैं, कितना है 47 0, ठीक। अब 47 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे तो आएगा 470, ये हो गया 0, हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 47, जिसका पहाड़ा पढ़ने पर शेषफल हमारा 0 आता है, जिसका हमारा पहाड़ा पढ़ दिए, जिससे मतलब पहाड़ा पढ़ दिए वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ क्या है हमारा एचसीएफ 1457 कामा 1927 इक्वल टू 47। लेकिन इसके साथ हम जब भी सवाल को हल करेंगे तो इसका स्टेप लिखेंगे, कैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लगा है। तो यहां पर हम स्टेप लिखेंगे, देखिए इसका पहला स्टेप क्या है, यहां पर देखिए भाज्य क्या है 1927, 1927 हमारा भाज्य हो गया, भाज्य हमारा क्या है ए, इसको ऐसे लिखते हैं। और भाजक हमारा क्या बी होता है 1457 इक्वल टू 1457 गुना, क्या एक बार पढ़ना पड़े हैं तो एक को लिख देंगे, इसके भाग में क्या हो जाएगा गुणे में, ये हमारा क्यू होता है। उसके बाद शेषफल क्या निकला है 470, तो आर हमारा जो है 470। और आप हमेशा देखेंगे ये जो शेषफल होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा। उसके बाद हमारा ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इस पे आते हैं, इसके लिए भाजक क्या है, भाज्य क्या है 1457 इक्वल टू भाजक क्या हमारा 470 गुना 3, ये देखिए भागफल हमारा क्या है 3 प्लस, और शेषफल क्या यहां पर आया 47, तो 47 को लिख देंगे हम यहां पर। अब तीसरे स्टेप में देखेंगे, तीसरे स्टेप में भाज्य क्या है 470, तो लिखेंगे यहां पर 470 इक्वल टू भाजक क्या है 47 को हम लिख लिए, और यहां पर भागफल क्या है 10, शेषफल क्या हमारा 0। तो जब तक साथियों हमारा शेषफल नहीं आ जाता तब तक हम यही प्रोसेस लगाते जाते हैं। और इस तरह से इस सवाल को लगाने के बाद ये स्टेप आप लिखेंगे, आपका एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटने वाला साथियों, ये आपका सवाल पूर्ण हुआ। तो हम अगले साथियों हमारा है क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, क्या है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका द्वारा हम इसे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखिए हम करते हैं इसे, इसमें से चुनेंगे आप छोटा कौन है 135, छोटा है किससे 222 से, ठीक है ना।
तो आप 135 को इधर कर देंगे, 225 को यहाँ पर। ठीक, अब इसका पढ़ना पड़ेंगे कितने के बराबर हो जाए, तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा 135, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर 12 तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है ना। 135 को आप यहाँ पर करेंगे, समझ पा रहे हैं। ये जो 135 है इसको इसका भाज्य बनना पड़ेगा, इसको हम 135 को यहाँ पर उठा के ले आते हैं। अब 90 का पहाड़ा पढ़िए 135 आ जाए तो कितना बार जाएगा, 90 दुना कितना होता है 180, तो एक ही बार लेके जाइए, छोटा पड़ जाएगा, हो गया 90। और यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पे आ गया 5, और 13 में से आप 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे 90। ठीक है ना, 90 रख देंगे तो 45 गुना कितना होता है 90, शेषफल क्या गया हमारा 0। तो हमारा क्या निकल गया एचसीएफ, बहुत ही आसानी से एचसीएफ 45 आ चुका है। लेकिन इसका हम स्टेप लिखते हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए साथियों। पहला स्टेप हमारा है 35 ओ 225, हमारा क्या है भाज्य, ये होता है भाज्य, हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और इसे हम क्या बोलते हैं शेषफल। क्या हो गया, ये देखिए इसे शेषफल बोलते हैं। खाने वाला फल मत समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा 225, हमारा क्या है भाज्य, और उसके बाद में भाजक हमारा क्या है 135, जिसको हम b से लिखते हैं, गुना में क्या है भागफल 1, और प्लस में क्या लिखते हैं हम शेषफल को। ये जो हमारा फल निकल के आया है 90, समझ पा रहे हैं बात को हमारे। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप यहाँ पर आते हैं। यहाँ का भाजक क्या है, भाज्य क्या है 135, 135 को इधर लिखेंगे। उसके पश्चात हमारा जो है भाजक, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 90 गुना भागफल 1 हो गया हमारा। शेषफल क्या है यहाँ का 45, हम 45 को यहाँ पर रख दिए। अब इसके बाद देखिए हमारा तीसरा स्टेप क्या है तीसरा स्टेप, ये देखिए हमारा आपकी बार क्या है भाज्य 90 इक्वल टू क्या करें, भाजक हमारा क्या है 45, कितनी बार पढ़ना पड़े हैं हम 2 बार, हमारा भागफल आया है 2, शेषफल क्या गया 0। तो ये हमारा भाजक ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो साथियों इसका एलसीएफ आपके सामने आ चुका है, तो लिखेंगे कैसे एचसीएफ। ठीक, कितना का 135 कामा 225, कितना है 45। ये आपका निकल चुका, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे मैं करके आपको दिखा रहा हूं। क्या करेंगे, इसमें से छोटा कौन है, देखिए छोटा कौन है, छोटा हमारा 225 है 867 से, तो 225 को हम यहां पर रखेंगे, 225 से भाग देंगे, और किसमें 867 में। आप ध्यान से देखिए, आपको सभी चीजें आ जाएंगी और क्लियर भी होती रहेंगी। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कितनी बार लेके जाएंगे इसे हम, इसको हम ले जाएंगे 3 बार, आएगा क्या 5 तिया कितना होता है 15, और 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। घटेगा कितना, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 192। ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा 192 आया है, यहाँ का 2 था भाजक, उसको हम यहाँ पर क्या बना देंगे भाज्य, 225 हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया। अब हम 192 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 आ जाए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 192 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 12 से आप 9 घटाएंगे कितना आएगा 3, और ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये मार्कर भाग रहा है यहाँ पर, पकड़ लाए हम, 192 को बीच में कर रहे हैं। अब कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, भी 5 तिया 15, कितना 16, 165।
ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब घटाएंगे आप, 12 से 7 बचता है, 12 से 5 घटाएंगे 7, ये हमारा क्या हो गया 8, तो बचा कितना 2, आ गया 27। क्लियर हुआ ना। अब यहां पर देखिए जो भाजक था, जो हमारा भाजक था इसको हम पकड़ के लाते हैं यहां पर, 33 हो गया हमारा भाज्य। क्लियर हो रहा है साथियों। अब 27 का पहाड़ पढ़िए आप, 33 आ जाए, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए कितना एक बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक, घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, 13 से 7 घटाते हैं कितना बचता है 6, और इधर 3 बच के मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा भाजक था, 27 को हम यहाँ पर ले आएंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 27 आ जाए तो कितना बार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप 4 बार, तो 6 चौक कितना हो जाता है 24। अब यहां पर कितना आने वाला है 3, ठीक, ब्लैक से ही करते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 3 और ये हमारा भाजक क्या था 6, इसको हम यहाँ पर उठा लाए। अब 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 2 बार, क्या 0 आ गया, क्या आ गया 0। ये जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो एचसीएफ क्या होता है, जिसका पहाड़ा पढ़कर हम 0 शेषफल ले आए हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। अब इसका स्टेप भी हम लिखेंगे, इसका स्टेप लिखेंगे कैसे हम, देखिए स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इसे मिटा देता हूं। हमारा पहला स्टेप क्या है, इसमें देखिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं सबको मिटा देता हूं, आप लोग देख ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। है हमारा पहला स्टेप 867 इक्वल टू भाजक हमारा क्या है 225 गुना कितना 3 प्लस क्या शेषफल क्या है 192 लिखना आ गया ना आपको। आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा 225 हमारा क्या है भाज्य है, भाजक क्या था 192 और भागफल कितना था 1, शेषफल क्या था 33, शेषफल हमारा 33 हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, क्या 33 हम भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए यहां पर 192 क्या है हमारा भाज्य है 192, उसके बाद भाजक हमारा क्या है 33 गुना भागफल क्या है 5 और प्लस में हम क्या करेंगे शेषफल 27, ठीक। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में देखेंगे यहां पर हमारा क्या है 33 हमारा है भाज्य और यहां पर भाजक क्या है 27 और भागफल क्या है 1, शेषफल कितना है 6। अब हमारा पांचवा पॉइंट है, क्या हमारा पांचवा पॉइंट, यहां से देखिए 27 हमारा क्या है भाज्य बन गया यहां पर और भागफल हमारा क्या है 6 गुना 4 प्लस कितना शेषफल क्या आ गया है 3। और हमारा छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट हमारा है 6 हमारा क्या है भाज्य है, 6 को हम भाज्य में लिख लेते हैं और हमारा भाजक क्या है 3, भागफल क्या है 2, शेषफल क्या है 0। शेषफल साथियों हमारा 0 हो गया तो ये हमारा जो भाजक है यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना था 867 कामा 225 इक्वल टू कितना 3, ये हमारा हो गया एचसीएफ। साथियों इसी तरह आपको बोर्ड में क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। हम एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। साथियों हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम कैसे हल करेंगे देखिए पढ़ते हैं पहले इसको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर सीधे सीधे एल्गोरिथम लगेगा
और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सवाल को छोड़कर निकल देते हैं। चैप्टर से ही नफरत हो जाता है उन्हें। अब उनसे चैप्टर से कैसे प्यार होगा इसके बारे में साथियों यहाँ पर आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हाँ ब्लू से लिखते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 6q + 1, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखते ये प्लस BQ + R, ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पर भाज्य क्या है a, भाजक क्या है b, और उसके बाद में भागफल क्या है q। तो भाजक हम क्या लेंगे b, भाजक b बराबर क्या दे दिया यहाँ पे 6। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 6 है, तो है इसके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार होंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर रहेगा होंगे, ये किससे हो रहा है, क्या है नाम इसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, ये देखिए हम भूल गए, थोड़ा सा लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इसको लिखने के बाद अब इसे हर सवाल में लिखना पड़ेगा, जो इस टाइप के सवाल रहेंगे। तो इसी के अनुसार हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर a इक्वल टू BQ इक्वल टू BQ + R, और यहाँ से क्या हो जाता है R, ये जो हमारा शेषफल होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन जो होता है हमारा भाजक उससे छोटा। ठीक है साथियों, तो जब हम माना क्या माना b बराबर 6, देखिए सभी में 6 है, b बराबर हम मान लिए 6, यानी हमारा जो भाजक है 6। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब भी हमारा 6 हो गया तो हम इसे लिखेंगे पुनः a इक्वल टू 6q + R। समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए R क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर R। ठीक है ना, उसके बाद भाजक क्या हमारा 6, तो यहां पर हम इसको 6 लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं इससे, इसलिए R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 6 नहीं मतलब 6 नहीं, उससे कम। ठीक है ना, R बराबर है 6 नहीं उससे कम के, तो 0 से आप गिनेंगे, क्योंकि R क्या है पूर्ण संख्या है। R क्या है पूर्ण संख्या, आपको मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं कि R क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5, यहां पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। अब 6 क्यों नहीं, क्योंकि 6 से छोटा है, तो 6 नहीं आ सकता ये R। ठीक है ना, 6 हमारा है भाजक, तो उसके बराबर हो नहीं सकता, उससे कम ही रहेगा। तो यहां पर अब हम देखेंगे क्या रहेगा हमारा, हमारा पहला कंडीशन है क्या, R बराबर 0 पर, R बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू
6q प्लस r इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा इससे a इक्वल टू 6q। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 पर आप यहां पर लिख सकते हैं यदि r इक्वल टू 1 हो तो इस तरह लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 पर। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो a है 6q तो हमारा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हमारा जो शेषफल है हम 1 ले लेते हैं, शेषफल हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते चलें या फिर लास्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखते चलते हैं, नहीं लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ जा रहा है, तीसरा पॉइंट आ जा रहा है r इक्वल टू कितना रख दे अब की बार 2, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 पर a इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस, ये देखिए सवाल लंबा है तो हमारा स्लो स्लो लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर किसी को स्लो लग रहा है स्पीड तो स्पीड बढ़ा देगा भाई। 6q प्लस क्या 2 कर लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे हमारा चौथा स्टेप क्या है, r इक्वल टू 3 पर, r इक्वल टू 3 पर। तो हमारा देखिए जब हम a बराबर, ये हमारा 6q वैसे रहेगा, r के स्थान पे क्या आ जा रहा है 3। ठीक, हमारा पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो गया r इक्वल टू 4 पर, r इक्वल टू 4 हुआ। उसके बाद हम a को क्या लिख देंगे, ब्लैक से लिखें, r इक्वल टू 6q प्लस 4। ठीक, अभी मैं इसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है वास्तव में, ऐसे जो हो रहा है क्या हो रहा है अभी समझ में आएगा। हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर r इक्वल टू कितना लेंगे, यहाँ पर आप ले जाएंगे 5, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q, फिर वही बात ब्लैक करना है इसे, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक, अब हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, हम सारे कंडीशंस को लिख दिए, क्या कैसे हो रहा है अब इसको समझेंगे। यहां पर दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q हमारा कोई पूर्णांक है। तो अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए हम 0 ले लिए हैं, तो a बराबर क्या है 6q आया है। तो ये क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है। ये a इक्वल टू 6q 2 से विभाज्य है। स्पेस होता तो मैं यहां पर लिखता, यहां पर मैं लिख ही देता हूं 6q विषम नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। और यहां पर देखिए ये हमारा 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहां पर भी यह 6q प्लस 2, ये देखिए 2 से भाग दे देंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन लेके 3q प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 से भाग देंगे, हो जाएगा ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, धनात्मक
विषम पूर्णांक नहीं है, फिर वही क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, ये हमारा 2 से डिविजिबल है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम, क्योंकि सम के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल है ना ये, तो ये विषम पूर्णांक नहीं रहा, ये हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो और उसके बाद में ये, अब इसको हम सीधे लिख देता हूं, आपको पूरा समझा चुका हूं, तो सारा हमारा क्या डाटा आया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा पूरा डाटा जो निकला है, ए इक्वल टू आया है 6Q, ए इक्वल टू आया है 6Q + 1, फिर ए इक्वल टू आया है 6Q + 2, ध्यान से देखते रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, एक भी चीज नहीं छूटेगा। ए इक्वल टू आया है 6Q + 3, ए इक्वल टू 6Q + 4, ए इक्वल टू 6Q + 5। तो आप लोग कभी कभी ये भी सोच सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, जैसा नियम है उसी तरह। देखिए हमने माना है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो उसके आधार पे हम लिए हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप के होता है। तो हम देखेंगे ये जो है ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो लिख देंगे हम यहां पर ए चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6Q, 6Q + 2, 6Q + 4, 6Q + 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से विभाज्य यहां पे इसलिए नहीं रहेगा, ठीक है ना। 6Q + 2, 6Q + 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य है। अतः एकदम बोर्ड के लिए आपको लिखाया जा रहा है, अतः क्या लिखेंगे, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, 6Q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम इतना के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है या फिर होता है। ठीक है साथियों, आपका ये सवाल फुल टू फुल क्लियर किया हूं, बस आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आता है उसको एक बार दोबारा देखिए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, वहां पे आप लिखते रहिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। तो अगले पर हम आते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ये जो 616 आर्मी है, ठीक है ना, और ये बैंड बाजा वाले आर्मी है, ठीक है ना, ये जो 616 आर्मी है, ठीक है ना, और ये जो 32 आर्मी है, 32 बैंड वाले आर्मी है, तो इसमें से कितनी टुकड़ी की जाए, जितनी भी टुकड़ी की जाए सब में बराबर रहे, और ये जो हमारा 32 है ये भी उतनी टुकड़ी हो और इनके पीछे बराबर की संख्या में लगे। और ये बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो मैं कह दूं इस सवाल को करने के बाद लास्ट में आपको क्लियरिटी दे दूंगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं हम। तो क्या निकालेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी कह दिए कि अधिकतम संख्या की बात जब करें तो आपको एचसीएफ याद आना चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल आए और अधिकतम संख्या का नाम ले तुरंत एचसीएफ आप निकालेंगे, समझ पा रहे हैं ना। और जब भी न्यूनतम की बात करेगा आप एलसीएम निकालेंगे। तो इसे हम करते हैं कैसे, 600 क्या है, 616 है हमारा संख्या एक, और दूसरा हमारा क्या है 32। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे लिए बहुत ही सही पड़ा है, उसी को हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 32 को हम यहाँ पर रख लेंगे, 32 हमारा इससे 616 से छोटा है, तो 616 को हम बीच में रखेंगे। इसका पहाड़ा कितना 19 बार पढ़ देंगे तो आएगा 608, समझ पा रहे हैं, 608 आएगा। यहाँ पर कितना घट के आ जाएगा 8। उसके बाद आप 32 को यहाँ पर कर देंगे तो 8 चौक कितना होता है 32। तो साथियों हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8, मतलब 8 स्तंभ होंगे। स्तंभों की संख्या हम निकाल लिए कि 8 स्तंभ होंगे जिसमें कि ये सैनिक बराबर की संख्या में लग सकेंगे। तो मैं बता दूं अब कितने सैनिक एक संख्या में रहेंगे, 616 जो आर्मी है, और बैंड वाले कितने रहेंगे मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूं, आएगा 616 में जब आप भाग देंगे 8 से तो आ जाएगा क्या 77, समझ पा रहे हैं, आ जाएगा 77। और उसके बाद में जब 32 में 8 से भाग देंगे, मैं इसको लिख दूं 616 बटा 8 तो आ जाएगा 77, और 32 बटा कितना होता है 8 तो आ जाएगा 4, और हमारे पास स्तंभ कितने बनेंगे 8। तो इसके मतलब 77 कितने 8 बार सैनिक 8 लाइन बनेंगी 77 की। ये जो आर्मी वाले हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये हो गए 7, और ये हो गए हमारे 8, ये 77 वाले, और इसके पीछे 8 लाइन में कितने 4 सैनिक लगेंगे, ये बैंड बाजा वाले। तो साथियों आपके इस क्वेश्चन का जो भी क्लियरिटी है दिखा कि नहीं, आपको सारी चीजें दिख गई ना, इसी तरह दिखेंगी, बस आप लगे रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसे हम बहुत ही मजेदार तरीके से लगाएंगे। आपको देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं, है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम फिर इसे लगाएंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ही पूरे चैप्टर में घूम रहा है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी कोई दिए गए धनात्मक पूर्णांक होते हैं और उनके लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R से ये हो जाता है। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, R 0 से 0 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा, भाजक से हमारे होता है छोटा, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3m दिया, 3m + 1 दिया, तो यहाँ पर भाजक किसको मानेंगे हम, 3 को, ठीक है ना। माना b = 3, तब क्या करेंगे, और यहां से देखिए हमारा क्या निकल जाएगा, यहां से ये = 3q + r, तो यहां से r का मान क्या निकलेगा 0, r यहां पे होगा, उसके बाद में यहां पर हम लिख देंगे 3। तो चूंकि यहां से निकलेगा इसलिए r का मान क्या निकल जाएगा 0 1
2। 3 नहीं निकलेगा क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। 3 तो हमारा भाजक है, उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, इसलिए 0 1 2 आ गया। ठीक है ना। ये 3 कंडीशंस इसमें बनेंगे। तो हमारा क्या है, पहला वाला है हमारा ए, लिखेंगे यदि r इक्वल टू 0 हो तो, ठीक, तो a इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3q आ गया। दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, ठीक, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर 9a क्यूब। समझ में आना आपको। तो आप यहां से क्या करेंगे, a स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, ये देखिए क्यूब कर दिया मैं, स्क्वायर रहेगा, और यहां पर 3q स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, यहां से लिख लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक, और हम लिख देते हैं यहीं पे m इक्वल टू, हाँ क्या था हमारा, 3q स्क्वायर इक्वल टू m, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हुआ। जहां m कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, तो कोई भी पूर्णांक हमारा m है, उसको हम इतना मान लिए। समझ में आ रहा ना। तो हम यहां पर m लिख सकते हैं। ये हमारा, ये को तो हम दिखा दिए, हमारा 3m दिख गया, a स्क्वायर बराबर 3m। अब इसके पीछे पढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यदि, लिखेंगे यदि r इक्वल टू 1 हो तब, या तो लिख दीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा ना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग करने पर आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या फिर वर्ग करने पर। तो हो जाएगा क्या, यहां पर होगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसका फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ना। इसी तरह हम इसको तोड़ लेंगे, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, क्या, प्लस 6q, होगा ना क्लियर। ये हमारा ये है, ये हमारा b है, ये हमारा 2ab है, ठीक। अब यहां से देखिए, क्या हम इसको हम क्या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को एक साइड कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 को यहां से कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3, यहां पर बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्या क्या क्या, ये 2q प्लस 1 हो रहा है। क्लियर बाबू। अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर हम इसको क्या मान लेंगे, यम। इस रूप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जहां यम कोई धनात्मक विषम, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या विषम का नाम नहीं ना लिया, जैसा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, 3m इतना के लिए पूर्णांक का रूप का होता है। तो आप यहां पर फिर मानेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यहां पर आप लिखेंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहां
यम कोई धनात्मक पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? इसलिए हम यहां पर यम लिख सकते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक यम है। इस सवाल में हमें क्लियर किया है। अब हमारा जो तीसरा आता है, जब r इक्वल टू हम 2 को लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं हम उसे, यहां पर शायद नीचे आपको ना दिखे तो हम बना लेते हैं इसका। हाँ, तो आ जाइए, क्या लिखेंगे, यदि r इक्वल टू 2 हो तो, या फिर जब r इक्वल टू 2 हो तो हम लिखेंगे a इक्वल टू होता है हमारा 3q हो गया, 3q प्लस r क्या हमारा 2। ठीक, तो यहां पर दोनों पक्षों का भी वर्ग करेंगे, हमें इस रूप में दिखाना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 4, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 2, ये हमारा हो गया a b, तो यहाँ पे 3q इंटू 2, और एक हाँ a स्क्वायर इक्वल टू अब लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, अब इसको आप पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 और 12, हो जाएगा 12q प्लस 4। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर 4 आ गया, आपको लाना है 1, तो आप क्या करेंगे आप थोड़ा सा होशियारी दिखा दीजिए, प्लस 12q, यहां पर 3 प्लस 1 कर दीजिए। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि हम पूर्णांक में किसी भी अंक को ले सकते हैं, यहां पर ये नहीं अपनी मर्जी की नहीं चल रही है बाबू। बस यहाँ पे समस्या क्या है कि हमें इस रूप का सिद्ध करना है, और हम पूर्णांक किसी भी अंक को मान सकते हैं, जो इसमें है सभी पूर्णांक हैं। यहां पर देखिए, अब 3 को हम ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा यहाँ पे क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस में 1, ठीक है ना? तो अब हम फिर a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आप यहां पर लिख दिए, तो आप कहेंगे जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहां पर लिख देता हूं, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये साथियों इससे क्लियर हुआ, और m जहां एक पूर्णांक है। इस तरह से साथियों आपका सवाल लग गया, और इसी तरह आपको सेम बोर्ड में छापना है, और पूरा का पूरा नंबर आपको लाना है। समझ में आ रहा ना हमारी बात? अब इसके बाद साथियों हमारा जो है वास्तविक संख्याओं 1.1 में केवल लास्ट क्वेश्चन 5वां बचा है, तो हम उस साथियों ये हमारा एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको बताए थे, क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से इतना लिख सकते हैं आप। ऐसा भी लिख सकते थे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दिया है q और r, इस प्रकार करके आप इस तरह लिख सकते थे, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से करके सीधे लिख रहे हैं, तब भी सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना b बराबर 3, और हम आपको बताए हैं कि b बराबर वही माना करके जो यहाँ पर लिखा हो, सही था। लेकिन यहाँ पर देखिए हम b बराबर 3 माने हैं, जबकि यहाँ पर 9 लिखा है। ऐसा क्यों किया हूँ, यहाँ इसका एक कारण है कि अगर मैं 9 लूंगा तो 0 से लेके आपको 8 तक r का मान रखना होगा, सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। जब आप 3 ले लेते हैं तो आपको 0 से बस 2 तक मान रखना होगा, और आसानी से आपको यही सिद्ध कर देना है। बस ये सिद्ध ही करना होता है, वहाँ सब कंडीशन थोड़ा दूसरा था, यहाँ पर मिल सकता है, इसलिए मुझे
b इक्वल टू 3 ही लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अब। तो हम लिखेंगे क्या, जब b बराबर 3 हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 3q प्लस r। तो यहाँ पे r का मान क्या आ जाएगा, देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा r, लेकिन 3 से कम। ये हमारा भाजक है, इसलिए क्या आ जाएगा, r बराबर आप लिख देंगे कि ये लाइन थोड़ा सा ऊपर कर दे, नहीं तो अभी स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माना b इक्वल टू 3, तो हो जाएगा क्या, a इक्वल टू 3q प्लस r का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, इसलिए हमारा r का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1 2, इतना तक हो सकता है। तो जब r बराबर आप लिख लीजिए 0 पर, यदि लिख लीजिए, या यदि r बराबर 0 पर, या लिखिए यदि r बराबर 0 हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर 0 पर जब देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q, r हमारे 0 हो गया। लेकिन क्या करना है, घन, पूर्णांकों का घन इतना इतना के रूप में होता है, तो पूर्णांक का क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे। तो घन करने पर दोनों पक्षों का आप इसे ऐड कर सकते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर या क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया a क्यूब इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 27q पर क्यूब। आपको क्या ला रहा है, 9m। तो a क्यूब, यहाँ से आप 9 को कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, 3q क्यूब, ठीक है ना। अब क्या मानेंगे आप, माना m इक्वल टू 3q क्यूब। और इस बार को मैं बार बार बता रहा हूं, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम नहीं, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसे धनात्मक पूर्णांक बराबर हमेशा मान सकते हैं। तो m इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है ना, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा क्लियरिटी आया। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, a क्यूब इक्वल टू 9m। क्लियर हुआ, इस तरह से आप दर्शा दिए हैं पहले को। अब दूसरे पर आते हैं, क्या है, r इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 पर। r इक्वल टू 1 पर आप देखेंगे तो यहां से क्या हो रहा है, ये इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1। घन करने पर दोनों पक्षों का क्या आ जाएगा, a क्यूब आ गया और 3q प्लस 1 का क्यूब। आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पता होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होगा, 3 ab स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b, इस तरह से होता है। तो आप उसके आधार पे इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब और यहां पर क्या होगा, 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ, इतना का क्यूब हो जाएगा और 1 का भी क्यूब हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 a का हो जाएगा हमारा क्यूब
स्क्वायर हो गया प्लस ये 1 का गुणा हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा हमारा हो जाएगा 3, उसके बाद में 3 और गुणे में 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से टूटेगा हमारा, ये देखिए हो जाएगा a³ इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो गया ये भी हो जाएगा 27, ये देखिए इसका हो गया 9 और यहाँ से बाहर 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इस तरह से हुआ। अब देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे a³। अब आपको बनाना क्या है, आप देखिए 9 कॉमन आ रहा है ना, सभी में आ रहा है कॉमन 9, तो आप इसको एक साइड कर लीजिए 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 1। आपको बस ये वाला लाना है 9m प्लस 1, यहाँ पे आप 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, और ये हमारा 1 बाहर है। तो आप फिर यही काम करेंगे, माना m इक्वल टू इतना मान लेंगे, तो मैं मान देता हूँ, बाकी जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है ये नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इसे, कि हमारे पास स्पेस की कमी है। लिख देते हैं m प्लस 1, माना m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, ठीक है ना। यहाँ से हमारा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। अब हम इस पे आएंगे इसके तीसरे 2 को लेकर, तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम तीसरा करेंगे तो हमें मिटाना पड़ेगा। साथियों सेम इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको फुल टू फुल मार्क मिलेगा और सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं। जो चीजें क्लियर नहीं होंगी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। r बराबर 2 पर या r बराबर 2 रखने पर यदि r बराबर 2 हो तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस 2, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 3 तो हम पहले ही मान चुके हैं यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पर r बराबर 2 रख लिए। अब क्या करेंगे, दोनों अब हमारे पास स्पेस है, पक्षों का घन करने पर 1। अब इसको हम आसानी से घन करेंगे, हमारे पास बहुत सारे स्थान पर्याप्त हैं। ये लीजिए हो गया ना। अब a³, अब इसको आप तोड़िए, हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, और ये हमारा a है क्या 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस क्या 3, उसके बाद में ये हमारा q हो गया और b में हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। हो रही है क्लियर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे a³, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 प्लस 8, ये 9 लिख दिए हम, यहाँ पर हो जाएगा यार 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहाँ पर देखिए 3 तरीका 9 हो जाएगा, और 9 का जब 3 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर और कुछ होने वाला है, यहाँ 3 तरीका 9 हो जाएगा, 9 तरीक कितना होता है 27 और पीछे से 2, तो 2 गुना 27 यहाँ पर आ रहा है क्यू का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4,
तो 4 गुना 9 क्यू, 9 चौक 36 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 27 गुना कितना होता है 54। ठीक, तो यहाँ पर अब हम करेंगे इस चीज को, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है। अब हम 8 को साइड में करेंगे, 8 तो हमारा निकल गया, बस हमें 9 को कॉमन लेना है। तो 27 क्यू क्यूब प्लस, इसको रख लीजिए, सेम ऐसे रहने दीजिए, अभी हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, 4 इंटू 9 क्यू प्लस में 8। तो आप यहाँ से 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे 9 इंटू क्यू है गुणे में। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या ले लिए, 9 को ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से देखिए बचेगा 3 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से 9 चला गया तो प्लस 4 क्यू प्लस में 8। क्लियरिटी हो रही है ना, क्लियरिटी आपको दिख रही है सवाल में। क्या a क्यूब इक्वल टू हो गया, अब इतना को मान लेते हैं हम क्या, यम प्लस 8। अब यहाँ पर हम बहुत ही विस्तार में लिखेंगे, यम माना, यम इक्वल टू क्या 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, जहां यम एक पूर्णांक है। तो साथियों, इस तरह से हमारा प्रश्नावली, रियल नंबर का प्रश्नावली नंबर 1.1 समाप्त हुआ। और आप सभी लोगों को कैसा ये क्लास लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो बेसिक नोट है इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका ये कर्तव्य बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन के बारे में, यहाँ पे किस तरह पढ़ाई होता है। तो चलिए साथियों, आप अपने सारी बातों को कमेंट में लिखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।